नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है डीएनए पर दंगल। यूं तो डीएनए जांच से किसी के वंश और नस्ल का पता चलता है, लेकिन जब डीएनए का जिक्र सियासत में हो तो इसके मायने बदल जाते हैं। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी ने डीएनए का सहारा लेते हुए उस पर जोरदार हमला किया है। बीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का डीएनए है, इसलिए वो बांटने का काम करती है। तो कांग्रेस संघ को अंग्रेजों का मुखबिर बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जातिगत जनगणना की लड़ाई डीएनए पर आ गई है? डीएनए का जिक्र कर क्या कोई नया एंगल सेट किया जा रहा है? आखिर डीएनए पर शुरू हुई ये सियासत क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे को और हवा देगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का जो नेतृत्व है ये केवल डिवाइड एंड रूल और इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में डीएनए पर तकरार शुरू हो गई। जातिगत जनगणना के एक सवाल पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए और उसके खून में अंग्रेजों का डीएनए बताया और कहा कि इसलिए कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की बात करती है। समाज को कैसे बांटा जाए, इन्हीं मुद्दों पर उसका फोकस रहता है। इतना ही नहीं, वीडी तो ये तक कह गए कि कांग्रेस में इन दिनों घोर चापलूसी का दौर चल रहा है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है ये केवल डिवाइड एंड रूल और फूट डालो राज करो, मैं तो समय समय पर कहता रहा हूं कि इनके मन के अंदर, इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तो इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मनसा अच्छी नहीं होने के कारण से ये इस प्रकार के डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। लेकिन जातिगत गणना हो या कोई भी बात हो, समाज के हित के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीजें होती हैं। बात अब कांग्रेस के डीएनए पर आई तो वो भी कैसे चुप रहती। वीडी शर्मा का डीएनए पार कांग्रेस के सीने के आर पार जा चुका था, लिहाजा कांग्रेस ने भी बीजेपी और संघ पर जोरदार पलटवार किया और उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर तक बता दिया। क्या कुछ और कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे? ये इतिहास अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता। अंग्रेजों के पिछलग्गू जो भी कहना है वो सब भाजपा के वैचारिक पुरखे रहे हैं। आरएसएस ने कभी आजादी का विरोध नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से माफी मांग कर अपना काम आगे बढ़ाते रहे। तो अपने गिरेबान में झांके वीडी शर्मा जी कांग्रेस जैसे देशभक्तों के संगठन पर उंगली ना उठाएं। कुल मिलाकर प्रदेश में डीएनए पर सियासत गरमा रही है, लेकिन पूरे मामले की जड़ जातिगत जनगणना है, जिस पर ये बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन अब इस मसले पर एक दूसरे के डीएनए पर सवाल खड़े कर घेरने की कोशिश हो रही है। खैर, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और प्रदेश में सियासी शोलों को भी भड़काएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादर टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। शिवम जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत शिवम जी आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं आपके, जो हम पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारा डीएनए अंग्रेजों का है, लेकिन आप तो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, बीजेपी के, संघ के विचारक। दीजिए जवाब। लगता कुछ तकनीकी खामी है, शिवम जी की आवाज़ नहीं आ रही। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जितेंद्र जी, आपने वीडी शर्मा को सुना, वो कह रहे हैं कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनमें अंग्रेजों का जीन है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए ब्रजेश जी, वीडी शर्मा को इस देश का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वीडी शर्मा को इस देश की सांस्कृतिक पहचान समझने की जरूरत है। कौन किसका मुखबिर है, इस पर विमर्श तो
पिछले 75 सालों से चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजों का मुखबिर कौन था और अंग्रेजों के जीन्स किसके अंदर। हमारी सनातन संस्कृति में हाफ पैंट और शर्ट का चलन नहीं है, ये अंग्रेजों की संस्कृति है। जो देखा आपने हाफ पैंट में शर्टिंग करके पहनते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने के दरोगा पहना करते थे। ये बताता है कि किसके अंदर अंग्रेजों का जीन्स है। रहा सवाल जिस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी हो अंग्रेजों से लड़ते हुए, उसको अगर ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर अंग्रेजों का जीन्स है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मानसिक विकलांगता बताते हैं। उन्होंने अध्ययन नहीं किया है इस आजादी की लड़ाई का, आजादी के इतिहास का। आपको एक पत्र पढ़ के सुनाता चाहता हूं जो सावरकर ने अंग्रेजों से लिखा था माफी मांगते हुए कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा। ये पहला पत्र है माफीनामे का, और ऐसे अनेकों पत्र सावरकर ने लिखे जिसको ये अपना पूर्वज मानते हैं। ये बताता है कि अंग्रेजों के अंदर, अंग्रेजों का जीन्स किसके अंदर। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूँ। शिवम जी जुड़ गए हमारे साथ। शिवम जी, वो कह रहे हैं अंग्रेजों का जीन तो बीजेपी के नेताओं, संघ के नेताओं हैं। मुखबिरी करते थे आप अंग्रेजों की, माफ़ी मांगते थे, और आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। मानसिक विकलांगता आपकी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो तो अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं, अंग्रेजों से लड़के आज़ादी दिलाई है उन्होंने। देखिए ब्रिजेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये कांग्रेस आरोप लगा करके अपनी मनोवृत्ति को स्पष्ट कर रही है, जबकि आजादी का जो पूरा संघर्ष था वो एक सामूहिक लड़ाई थी। इसमें इस देश के प्रत्येक सामाजिक वर्ग ने, प्रत्येक सामाजिक व्यक्तित्व ने अपने हिस्से का योगदान अर्पित किया और पूरी तरीके से संघर्ष को एक जीवंत रूप दिया, और इस प्रकार से हमने स्वाधीनता प्राप्त की। कई सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने कांग्रेस को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता होने के बावजूद इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर के स्वाधीनता की लड़ाई था। तो उस स्थिति में इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की बयानबाजी, लेकिन वो जो कह रहे हैं, पत्र पढ़कर सुना रहे हैं कि सावरकर ने तो माफ़ी मांगी थी, हाफ पैंट पहनते हैं, टी शर्ट को अंदर शर्ट को इन करके पहनते हैं, तो ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ये अंग्रेजों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है ये। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो पूरी मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी सोच है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक अभूतपूर्व समय काला पानी की जेल में बिताया, जिस व्यक्ति का पूरा संघर्ष ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बीता, जिस व्यक्ति ने इस देश का जो सांस्कृतिक चेतना है उसको पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करने का काम किया, उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस अपनी मानसिकता, अपनी पूरी सोच को प्रदर्शित कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भी बहुत सारे हमारे देश के जो राष्ट्रीय नायक थे उनके हितों से समझौता करते हुए अपने स्वार्थों को सिद्ध किया, इस देश को विभाजन जैसी एक त्रासदी देने का काम किया। और आज वही मानसिकता, वही सोच, वही विचार लगातार कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे सैम पित्रोदा हो, राहुल गांधी हो, इस प्रकार के नेताओं के मन में वही भावना है जिसको वह लगातार प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसका भी जवाब ले लेंगे। लेकिन मनोज जी, क्या नया एंगल सेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि अंग्रेज़ों का डीएनए है, कांग्रेस नेताओं में फूट डालने की कोशिश करते हैं वो? ठीक है, डीएनए को लेकर ब्रजेश जी पहली बार नहीं की बयानबाजी। आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। डीएनए आप याद कीजिए, बिहार में जब मोहन भागवत के आरक्षण के बयान के बाद, उसके बाद जब प्रधानमंत्री, जब मोदी जब उम्मीदवारी कर रहे थे, उसके बाद उनका एक बयान हुआ था, तो बिहार में तमाम सारे लोगों ने अपना सैंपल ब्लड का डीएनए के लिए भेज दिया था, जो बीजेपी को वहाँ भारी पड़ गया था। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जैसी चुनाव जीते थे तेलंगाना में, उन्होंने बिहारियों के डीएनए को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिससे कांग्रेस को बाद में पीछा छुड़ाना पड़ा था। उसके पहले 3 साल पहले डॉक्टर मोहन भागवत, जो कि संघ प्रमुख, उन्होंने कहा था इस देश में जितने भी लोग हैं उन सबका डीएनए है, कि चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, किसी पूजा पद्धति को मानता है। तो जब सबका डीएनए है तो फिर पता नहीं बीडी शर्मा जी किसके डीएनए का सवाल उठा रहे हैं, अगर मोहन भागवत की बात मान ली जाए तो। सवाल ये है कि जो सुविधा की राजनीति है, आप याद करिए जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी 2 साल पहले,
तो कांग्रेसियों ने आरोप लगाया जो 40-50 साल उनके साथ काम कर चुके थे, वो कह रहे थे कि अब जो भगवत जी गुलाम नबी आज़ाद का डीएनए जो है मोदीमय हो गया है। ये बात हो रही है कि जैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हुआ, कांग्रेस के तमाम सारे नेता कहने लगे कि हमको गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी आज़ाद ने पत्ते नहीं खोले हैं। तो ये जो सुविधा की राजनीति है, डीएनए को लेकर हो, मुखबिरी को लेकर हो, जैसे जितेंद्र भाई ने कहा सावरकर का जिक्र किया, तो उन्हीं सावरकर का तेल चित्र इंदिरा गांधी ने लोकार्पण अनावरण किया था संसद में, उनके ऊपर डाक टिकट का अनावरण इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज भी कांग्रेस के ज़माने से उसी अंडमान जेल में जहाँ उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, उसको पर्यटन स्थल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया था, जो आज भी चल रहा है। तो अगर वो गद्दार थे, मुखबिर थे, तो उनका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा था? क्यों देश विदेश में उनका पूजा जा रहा था? क्यों उनका जिक्र किया जा रहा था? तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो सुविधा की जो राजनीति है, तो इसका वो कुछ कोई असर गलत पड़ता होता दिख रहा है आपको कि कुछ असर पड़ेगा? नहीं, जब वो ये डिपेंड करता है कि वो कितने व्यापक रूप से होता है। जो मैंने कहा कि मोहन भागवत का जो बयान था वो मोदी का, वो बिहार में काम बीजेपी में भारी पड़ गया था, लेकिन उसके बाद तमाम सारे डीएनए को लेकर बयान आते रहे। रेवंत रेड्डी का बयान था, उसका बिहार में विरोध किया, सवाल पूछे गए तमाम सारे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये कुछ समय के लिए हैं, फिर इसके बाद शने शने जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इससे किनारा करते जाते हैं। तब तक हो सकता है कोई नया नेता कोई नया बयान दे दे। अब सेम पित्रोदा ने कल कह दिया कि राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार राहुल गांधी है, तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि सेम पित्रोदा को राजीव गांधी लाए थे। इस देश में जो क्रांति देख रहे हैं, जो कांग्रेस दावा करती जिसका, जिस टीवी कंप्यूटर क्रांति का, उसके जनक सेम पित्रोदा हैं और कांग्रेस को ओवरसीज के अध्यक्ष हैं वो, और बीच में हटा दिया था जब उन्होंने एक फिर से बयान दिया उनको था, वापस फिर से बना दिया। तो जितेंद्र जी, सुविधा की राजनीति है, सुविधा के अनुसार आपके नेता बयान देते हैं, चाहे सेम पित्रोदा हों चाहे अन्य नेता हों, और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नायक बहुत सारे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारों ने आहुतियां दी अपनी जान की, सामूहिक रूप से लड़ा गया था, लेकिन श्रेय आप लेते हैं और उन्हीं सावरकर का तेल चित्र जारी करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, पर्यटक स्थल बनाते हैं उस जेल को, और आप उन्हीं को आप मुखबिर बता रहे हैं, माफी वीर बता रहे हैं। ये सुविधा की राजनीति है। सुविधा की राजनीति में आपने कई नाम लिए, पीडी शर्मा का नाम छोड़ दिया ब्रजेश जी। मैं जाऊंगा ना उनके पास, उनके बयान से ही तो कार्यक्रम की शुरुआत की है जितेंद्र भाई। नहीं, उन्होंने अभी नाम गिनाए सेम पित्रोदा और ये पीडी शर्मा का जो अभी करंट मामला है, जिन्होंने सुविधा की राजनीति की है, उनका नाम भी जोड़ना चाहिए। असल में है क्या, जितनी बातें मैंने की, जितने पत्र मैंने आपको सुनाए, जितने माफीनामे पे बात की, उसको लेकर के तेल चित्र जारी करने से संबंध नहीं है। सावरकर एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आजादी की लड़ाई में उनका योगदान साबित कर दिया जाए। जो लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दिया है उनका भी सम्मान होता है, लेकिन अगर सावरकर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो शिवम शुक्ला बताएंगे। तो जितेंद्र भाई, एक सवाल है मेरा छोटा सा, सावरकर कि अगर सावरकर ने जो आपने कहा माफी मांगी है, ये इतिहास में है, लेकिन वो ये माफी कब मांगी उन्होंने? काला पानी की सजा के पहले की बाद में? तो काला पानी की अगर सजा हुई थी तो अंग्रेजों को कुछ डर होगा, तभी तो काला पानी की सजा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को तो काला पानी की सजा नहीं हुई थी, महात्मा गांधी को तो काला पानी की सजा नहीं हुई थी, और तमाम सारे कांग्रेस के उस समय के जो बड़े लीडर थे आज़ादी की लड़ाई में, उनमें से किसी को काला पानी की सजा नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये है ना कि अंग्रेज डरे हुए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि माफीनामा जब स्वीकृत नहीं हुआ, जब माफीनामे 2-2 बार लिखे गए, अंग्रेजों की प्रशंसा की गई, लेकिन देखिए आजादी की लड़ाई में मनोज जी ये मत सोचिए कि जितने जेल में थे अंदर वो सब क्रांतिकारी थे, कुछ चोर उचक्के भी अंदर बैठे हुए थे। मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं तो क्या चोरों चक्कों को काले पानी की सजा दी जा रही थी क्या उस समय? काले पानी की सजा क्यों दी जाती थी जितेंद्र जी? ब्रजेश जी, उसमें कई तरह के अपराधी लोग भी थे, जरूर नहीं है कि आजादी की लड़ाई वाले को काली पानी की सजा दी जाए। अपराधी लोग माफी नहीं मांगते हैं, माफी मांग के बाहर नहीं निकलते हैं। आप ही वो पत्र दिखा रहा है, आप ही उसका खंडन कर रहे हो, आप ही उनको अपराधी कह रहे हो। अपराधी थे तो तेल चित्र क्यों लग गया संसद में? अगर राजनीतिक अपराधी होते, अगर आजादी की लड़ाई में योगदान देकर अपराध में उसमें जेल में गए होते तो माफी नहीं मांगते। निश्चित तौर पर किसी और मामले में जेल में थे, माफी मांगी। आप इतिहास को नहीं वो कर सकते हो, झुटला सकते हो। जो लिखित है, जो दस्तावेजी है कि किस कारण जेल में गए थे।
आप एकदम नहीं नकार सकते। वही तो शुभम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने लोगों को बताते हैं कि उन्होंने आजादी दिलाई, दूसरों का कोई योगदान नहीं, कई राष्ट्रीय नायकों को आपने भुला दिया। योगदान भारतीय जनता पार्टी ये भी तो बताए कि किस नेता का योगदान है उनके। और रहा सवाल आपने का इतिहास को झुटलाने की बात, ब्रजेश जी इस बीडी शर्मा के बयान से ताल्लुक रखते हैं आप? हमने तो पहले ही कहा ना कि सुविधा की राजनीति है। ये होती है सुविधा की राजनीति, सही कहा आपने। आज बीडी शर्मा को इस बयान को लेकर के कुछ फायदा दिख रहा है, उन्होंने ये बयान दे दिया। अंतरात्मा से पूछिए उनकी, उन्हें समझ में आ जाएगा। चलिए जवाब ले लेते हैं शिवम जी से। शिवम जी, जो मोहन भागवत ने कहा था कि सबका डीएनए एक है, वो सही था, या जो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का डीएनए तो अंग्रेजों का? देखिए ब्रिजेश जी, जितेंद्र जी ने बहुत विवेकपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। मैं सिलसिलेवार उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहली चीज, जो डीएनए एक न होने की बात कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? क्या वो भारतीय थे? एयो ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, किस मानसिकता के साथ की? क्या वो स्वाधीनता की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते थे? बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। वह जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से एक विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में चिंगारी के रूप में फूट रही थी, उसको उस पर कहीं ना कहीं एक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सेफ्टी वॉल्व के रूप में उसका प्रयोग करने के दृष्टिकोण के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। वह तो भला हो महात्मा तिलक जैसे महान क्रांतिकारियों का, जिन्होंने इस पूरे राजनीतिक संगठन की चेतना को बदलने का काम किया और इसको वास्तविक अर्थों में एक मंच के रूप में प्रयोग किया, जो स्वाधीनता की लड़ाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जब डीएनए एक होने की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी ही है जो कहती है कि ये आर्यों का डीएनए बाहर से आया, इनके सहयोगी गठबंधन के लोग इस प्रकार की बातचीत करते हैं। तो जब आज इनके अपने डीएनए पर, एयो ह्यूम की पार्टी के डीएनए पर सवाल उठ रहे हैं तो इनको आपत्ति हो रही है। अब यह बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े हुए लोग स्वाधीनता की लड़ाई में नहीं थे, तो डॉक्टर हेडगेवार, जो कांग्रेस उस समय पर स्वाधीनता की लड़ाई में एक महत्व संगठन के रूप में था, उसके सदस्य थे। नागपुर की कमेटी की ओर से वह लगातार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान अपने हिस्से का जितना भी उनसे बन पा रहा था उस कमेटी के सदस्य के रूप में वहां पर मॉस मोबिलाइजेशन का काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे देखा कि चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, इस प्रकार के नेताओं के पद से कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक स्वार्थों को लेकर के ज्यादा चिंतित है बजाय इसके कि हमारे स्वाधीनता की लड़ाई का संघर्ष जो है वह किस ओर अग्रसित हो रहा है। तो उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। जब 1921 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जिसका भारतीय मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसको जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करने का काम किया और वही अंतोगत्वा जाकर के हमारे देश के विभाजन का सबसे बड़ा आधार बना, उसकी विभीषिका हमारे देश ने झीली, लाखों की संख्या में लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। तो यह तमाम पाप कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और यह कोई भारतीय डीएनए की पार्टी नहीं कर सकती, यह कोई विदेशी डीएनए वाली पार्टी ही इस प्रकार के षड्यंत्रों को, इस प्रकार से देश को बांटने का काम कर सकती है। तो कांग्रेस का पूरा जो वृत्त है, कांग्रेस का जो पूरा चरित्र है, वह देश की जनता के सामने है। और चाहे वह वीर सावरकर जी की बात हो, राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ की बात हो, यह तमाम चीजें इस देश की जनता जानती है। और बड़े लंबे समय तक इन्होंने देश की जनता को इन तमाम सचों से रूबरू भी नहीं होने दिया। हमने देखा एनसीईआरटी की किताबों पर इनके वामपंथी लेखकों का कब्जा था, जो हमारे देश की शौर्य गाथा को न पढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया करते थे, उनका ही महिमा मंडन करते हुए नहीं थकते थे। हम तो न जाने कैसे जितेंद्र जी, उस समय तो चोर उचक्के बदमाश भी सब बंद थे, तो क्या सबका आंदोलन में योगदान हो गया क्या? देखिए ब्रिजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। चोर उचक्के जैसे शब्दों का प्रयोग एक क्रांतिकारी के लिए करना, यह कांग्रेस की मनोवृत्ति है और उसी का परिणाम है, उसी के पापों का इनको दंड मिल रहा है, जो कांग्रेस आज इस दुर्गति तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस अगर किसी क्रांतिकारी की तुलना, जो कोल्हू पर जिसको जोता जा रहा था, जिसको काले पानी में तमाम यातनाएं दी जा रही थी, और वह व्यक्ति अपनी जिजीविसा, अपने संघर्षों के दम पर भी उसने स्वाधीनता की जो लड़ाई थी, अपना जो संघर्ष था, अपनी जो चेतना थी, उसको समाप्त नहीं किया। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का यह जो पूरा एक मानसिकता है, वही आज कांग्रेस को यहां तक लेकर के आई है। बाकी तो हमने यह भी सुना है कुछ जमाने में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू करोड़ों लाखों रुपए फीस लिया करते थे केस लड़ने के लिए। तो फीस कोई सामान्य भारतीय तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। किसके लिए केस लड़ने का काम करते थे? अंग्रेजों के लिए यह लोग वह काम करते थे। लेकिन बावजूद इसके इनका अंश मात्र का भी अगर उस स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान था, तो हम उनके लिए इस प्रकार से चोर उचक्के जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। यह कांग्रेस की वह मर्यादा विहीन जो राजनीति है, उसी का परिणाम है कि इस देश के लिए अपना सर्वोच्च जितेंद्र जी से
जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, मर्यादाहीन राजनीति कर रहे हैं आप। स्वतंत्रता में आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी निभाई उनको चोर उचक्के कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की स्थापना तो अंग्रेज अफसर ने की थी, तो डीएनए तो वहीं से शुरू हो जाता है, जिसके विचार ही इस आधार पर था कि जो आंदोलन हो रहा है, जो नाराजगी है अंग्रेजों सरकार के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं दबाया जा सके, एक मंच दिया जा सके जहां पे अपना गुस्सा लोग निकाल सके। लेकिन बाद में वो आंदोलन से जुड़ी। ब्रजेश जी, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से अभी शिवम ने कहा कि सेफ्टी वॉल का काम कर रहे थे, लेकिन जो लोग सेफ्टी वॉल का काम करेंगे, जो छद्म लड़ाई लड़ेंगे, वो कभी भी अपनी कुर्बानी नहीं देंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे। इस देश तो किसमें, अरे जितेंद्र जी, एक लाला लाजपत राय जी को छोड़ दीजिए, उनसे कांग्रेस के नेता ने फांसी पर चढ़ा। कौन सा कांग्रेस का नेता जिसने लाठी खाई हो इस आजादी की लड़ाई में? एक नाम बता दे मुझे। अरे जितेंद्र जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक लाला लाजपत राय जी को आप छोड़ दीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपना जीवन कुर्बान किया। उसके अलावा ये जो महिमा मंडित लाला लाजपत राय की, इसके बारे में तो आज हम पढ़ते भी नहीं है, किताबों में उनको स्थान भी नहीं मिलता। कांग्रेस के कार्यालयों में आगे ले जाने का यह दावा करते हैं, उनका चित्र तक आप दिखा दो, आपके पूरे कार्यालय में अगर कहीं उस व्यक्ति का चित्र लगा हो। आप बात कर रहे हैं इस प्रकार की, इसको देश की जनता स्वीकार नहीं करती जा रही है। देश की जनता आपकी मानसिकता को जानती है कि आप लोगों ने कैसे स्वतंत्रता के पूरे संघर्ष का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुरुपयोग किया, और मां भारती के वैभव को छाड़-छाड़ करते हुए देश को विभाजन के विभीषिका झेलने के लिए विवश किया। यह पूरा देश जानता है। पूरा षड्यंत्र में यही सावरकर को गिरफ्तार किया गया। अरे आपकी सरकार थी, आपने अपने हिसाब से तमाम चीजें की। इस देश में जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना था, वो सत्ता के शिखर पर जा बैठे, और जिन लोगों ने वास्तविक संघर्ष किया, उनके योगदान तक को इतिहास की किताबों से आप लोगों ने मिटाने का काम किया। और इसी बात का है, यह समय का न्याय है, यह समय ने अपना न्याय किया है कि आज वही कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर के संकट में जूझ रही है। वही हमारा दल लगातार तीसरी बार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन करके इस देश को आज वैश्विक शिखर पर ले जाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार दुनिया की नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अपनी सफलता के नए सोपान पाने में पूरी तरीके से सफलता को अर्जित कर रहा है। ले रहे थे, इनके तो पेंशन के रिकॉर्ड है, इन्होंने आजादी की लड़ाई। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों से आपने इतिहास लिखवाया, ऐसे लोगों से आपने सिलेबस पढ़वाया लिखवाया, जिसमें बाकी के लोगों को तो आपने योगदान लिखा ही नहीं, उसमें पढ़ाई नहीं कर सका। बता दीजिए ब्रजेश जी, मैं पूछता हूँ 5 नाम आप बता दीजिए, अगर इतिहास लिखाया गया तो। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर कौन से नेता ने इस आजादी की लड़ाई में योगदान दिया? नाम गिनाया उन्होंने। अरे जनसंघ 51 बनी थी, आजादी देश को 47 में हो गई थी ना जितेंद्र ये भाई। सब एक ही थे ना, एक ही संगठन के जनता पार्टी में आ गए, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बना ली। जिनके फोटो लगा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, जिनको क्रांतिकारी बता रहे हैं, उनका एक योगदान बताइए। एक गोली का छर्रा इनकी छाती पे कभी लगा हो, इनके खिलाफ इन्होंने कह रहे हैं ना, बता दीजिए कांग्रेस के कौन से बड़े नेता को लाला लाजपत राय के अलावा किसी को फांसी हुई हो? तो आप बता दीजिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना। सजा तो जवाहरलाल नेहरू को भी हुई थी, गेस्ट हाउस में रखा गया था, और किस तरह से उन्होंने भी पत्र लिखा था और बाहर आ गए थे। शिवम जी जवाब दे रहे हैं। शिवम जी, नहीं, शिवम थोड़ी जवाब दे पाएंगे, शिवम तो सिर्फ बहस कर रहे हैं। मैं तो 5 नाम पूछ रहा हूँ, 5 नाम बताइए। 5 नाम में जितेंद्र जी, अगर आप 5 नाम चाहते हैं तो मैं आपके मैं जितेंद्र जी, अरे जितेंद्र जी सुनने का धैर्य रखिए, सब जितेंद्र जी सुनने का धैर्य रखिए, जितेंद्र जी सुनने का। 5 नाम पूछ रहा हूँ आजादी की लड़ाई में आपके 5 नाम। जितेंद्र जी, अगर आप साहस कर पाएंगे तो मैं 5 नाम आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज, इस देश में आज जितने भी राजनीतिक संगठन है, क्या समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी है, उससे आप यही बात पूछते हैं? क्या AIDMK से आप यही बात पूछते हैं? हालांकि आप हमसे पूछ रहे हैं, हम इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से उस पूरे संघर्ष में सम्मिलित नहीं थे? क्या वह कांग्रेस की नागपुर इकाई के लिए काम नहीं? जब ये कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देना पड़ सकती है, उसी दिन उन्होंने अपना अलग कर लिया। आजादी की लड़ाई आखिरी तक। अरे जितेंद्र जी, झूठ तो मत बोलो। जितेंद्र जी, डॉक्टर पंजरापे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाद में सम्मिलित हुए लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाए जाने
की बात हो, लगातार देश में स्वाधीनता में भारतीय होने की वकालत कर रहा था। शिवम, आप अरे 1914 में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई करने भारतीयों को किसने भेजा? 1914 में किसने भेजा अंग्रेजों की ओर से लड़ाई करने के लिए? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। चलिए शिवम जी, जितेंद्र जी, माफी चाहता हूँ कि समय की बाध्यता है, इसलिए आप दोनों इसका जवाब से माफी चाहता हूं। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सुविधा की राजनीति है, सुविधा अनुसार नेता बयान देते हैं, सुविधा अनुसार डीएनए की बात करते हैं। शायद वही वजह है कि जब जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, तो बीडी शर्मा ने इसे डीएनए पर ले आए हैं। और जब डीएनए पर इससे पहले भी लेकर आए थे और जब लगा कि देश में इस तरह के माहौल है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रमुख ने कहा था कि सबका डीएनए एक है। तो निश्चित तौर पर सुविधा की राजनीति है। सुविधा की राजनीति ना करते हुए असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए राजनेताओं को, और इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जिससे देश का भला हो। यदि जातिगत जनगणना की पक्ष में बीजेपी भी है, वो कह रहे हैं यदि समाज के लिए ज़रूरत है तो होना चाहिए, लेकिन विभाजन पर बयान देने की बात क्यों? बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।